किस चीज के लिए विनय? क्या विकास? हाउ टू रिमेंबर फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन, ये अच्छा है। अरे नालायकों, गेट की क्लास बंद नहीं हुई, संडे वाला जो सेशन दिया था वही फॉलो होगा, बट पिछली क्लास संडे को अखिलेश सैटरडे का एक्सीडेंट हो गया था सर का, इस वजह से सर ने संडे नहीं लिया था। इस संडे उसकी क्लास होगी, तो संडे तैयार रहिए। हाँ जी, 10 बजे वाली क्लास से कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस संडे से होगा बेटा। बेटा अभी तो ड्रग कुंडली बुक बनाने में ही लगा पड़ा हूँ, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसमें आपको कोई एक छोटी सी छोटी मिस्टेक भी मिले और ऐसा कंटेंट रहे कि फार्माकोलॉजी के नाम पे आपको प्यार हो जाए, इतनी अच्छी चीजें। ठीक है, 19 दिसंबर को उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। ठीक है जी, आ रही है इंडिया की पहली सब्सिडी वाली बुक की बात करूं तो जी हाँ। चलो ओके, ठीक है, पता चलेगा। आओ इधर पहले, क्या बात करने वाले हैं? अरिदमिया। अच्छा, पहले मैं कंफर्म कर लूं, अरिदमिया में ढंग से पढ़ाऊं अपने हिसाब से, या आप लोग अगर बीच बीच में उंगली करने के इरादे में हो तो मैं सीधे ड्रग पे चला जाऊं? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फार्माकोलॉजी में सीवीएस फार्माकोलॉजी का सबसे टफेस्ट पार्ट है, ऐसा तुम्हें लगता है, बट लिटरली कुछ नहीं है अगर समझ लिया तो। लेकिन अब आप लोग अपने कमेंट रोको तो फिर मैं आगे बढ़ूं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन रह गया, कल बताया नहीं था? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, आप जल्दी भाग गए थे क्या? हाँ, गेट में जनरल एप्टीट्यूड इनको परेशान कर रहा है, अभी वही फोकस कर लिया जाए। इसको बंद करें, गेट की बात कर लें क्या? अगर आप लोग कहो तो मैं 2 महीने फार्माकोलॉजी बंद कर देता हूँ, गेट ही आपको पढ़ाता हूँ, सही रहेगा क्या? जितने गेट के लिए परेशान हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। अरिदमिया क्या है? अरिदमिया का मतलब होता है सिंपल, कि हार्ट का अपना एक रिदम होता है, हार्ट का अपना एक रिदम होता है। महेश कल बता दिया हूं जितना काम का था बेटा, क्या होता है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कल वाला वीडियो देख लेना एक बार अच्छे से। सॉरी, हो गया? अब पढ़ाऊं या अभी और कोई सवाल है तो फिर मैं थोड़ा और रुक जाऊं? किसकी बात चल रही है? सर हार्ट की बात चल रही है। सो ऑब्वियसली जब आप हार्ट की बात करते हो तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट में क्या होता है, हमारा एक पॉइंट होता है जहां से इंपल्स जनरेट होती है, जिनको बोला जाता है एस ए नोड बोला जाता है। ये क्या होता है? एस ए नोड, साइनियो एट्रियल नोड की बात किया जाएगा। फिर एवी नोड, एस ए नोड से मैसेज कहां पे आता है? एवी नोड पे आता है। एवी नोड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की बात करोगे तो एस ए नोड से इंपल्स जनरेट हुआ, एस ए नोड से इंपल्स जनरेट होकर हमारे एवी नोड पे आया। एस ए नोड को हम पेस मेकर भी बोलते हैं क्योंकि वो अपना स्टिमुलाई खुद बनाता है। एवी नोड के बाद हमारा मैसेज आता है बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है पुरकिंजे फाइबर्स आ जाते हैं। यही हमारा क्या होता है, एक मैसेज या मैं कहूं रिदम जनरेट होना। तो एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस की बात करिएगा, और फिर हमारा आता है पुरकिंजे फाइबर की बात किया जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका यही आया था कि इनका फ्लो कैसा होता है, तो फ्लो कैसा होता है। अब इमेजिन करो कि कोई प्रॉब्लम हुई, अब कोई प्रॉब्लम हुई तो एसए नोड इंपल्स जनरेट करके एवी नोड तक मैसेज भेज रहा था, ये आगे कंडक्ट हो रहा था, और इसके थ्रू हमारा एक कार्डियक साइकिल चलता है। अब अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करेंगे तो सर हमारा जो कार्डियक साइकिल होता है वो कितने सेकंड का होता है? तो सर जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड का हमारा टोटल साइकिल चलती है। इसमें हमारा एट्रियल यानी एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम का रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, सब कुछ होता है 0.8 सेकंड में। और इसको हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं, अंदर हमारा होता है जहां पे 0.1 और 0.7 में डिवाइड होता है, एट्रियल की बात आती है, और वेंट्रिकल में 0.3 और 0.5 की बात आती है। तो जो ये है ये सिस्टोल है, या मैं कहूं कॉन्ट्रैक्शन है, या हम कहें डिपोलराइजेशन है, और ये वाले हमारे रिपोलराइजेशन है। तो 0.1, अच्छा, 0.1 सेकंड में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 0.7 सेकंड में एट्रियम क्या होता है, ये डिपोलराइजेशन, ये रिपोलराइजेशन, ये डिपोलराइजेशन, ये रिपोलराइजेशन। इसको हम एडी यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन, इसको हम एआर यानी एट्रियल रिपोलराइजेशन। ये हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और ये हमारा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की कहानी चलती है, वो कार्डियक साइकिल की बात है। तो मतलब ये जो पूरा होने में इंपल्स जनरेट होके एवी नोड होते हुए बंडल ऑफ हिस से होके पुरकिंजे फाइबर तक पूरा मैसेज का जाना कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है।
और इसी 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल से हमारा ईसीजी बनता है। हमने शुरुआत में देखा था कि सर हमारा यहाँ पे क्या होता है, पहले पी वेव, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव, ऐसे हमारा बनता है। इसको हमने मेजर किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, और जिसमें हमारा आया था ये मैसेज उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोले थे, जो पेपर जिसमें हमारा रीडिंग आती है। ये सब 1 सेकंड की मतलब 0.8 सेकंड की कहानी है। लेकिन अब अगर मेरे हार्ट में कोई इरेगुलरिटीज हो गई, इरेगुलरिटी, हाँ इरेगुलरिटी हो गई, मतलब सपोज यहां पे कोई इक्टोपिक फोकाई बन गए। क्या बन गया? इक्टोपिक फोकाई, इक्टोपिक फोकाई बन गया। अब ये इक्टोपिक फोकाई बन गया, खुश रहो मस्त रहो, जहां पे ना पढ़ने का मन करे उसको हटा देते हैं। अब ये इक्टोपिक फोकाई जो बनेगा ये अपना मैसेज देने लग जाएगा कि नहीं, अब देखो एसए नोड अपना तो खुद जनरेट कर ही रहा था, एसए नोड अपना खुद ही जनरेट कर रहा था, लेकिन जो ट्रू पेसमेकर था, लेकिन अगर वहां पे कोई इक्टोपिक फोकाई आ गई, मतलब फाल्स एसए नोड के रूप में या फाल्स पेसमेकर के रूप में, मतलब सपोज मैं मेन आपको पढ़ा रहा हूं, सपोज कोई यहाँ पे और आ जाए, मान लीजिए छोटे नवाब साहब आ जाए और छोटे नवाब साहब आपकी क्लास में डिस्टर्ब करने लग जाए, तो मेरा मैसेज तो जा ही रहा था, आप सुनने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, नवाब साहब अपना मैसेज देने लग जाए, तो आपके पास एक साथ 2 सिग्नल आ रहे हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं, क्योंकि एसए नोड का जो इंपल्स आ रहा था उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था एवी नोड, तब तक पता चला कि इक्टोपिक फोकाई वाले मैसेज आने लग गए, अब ये इसको पकड़ने की कोशिश करने लग जाएगा। यानी इक्टोपिक फोकाई आर दोज location that are other than our SA node from where the actual or we can say the another impulse generated, जहां से और इंपल्स जनरेट हो रहे हैं हमारे SA नोड को छोड़ के, वो इक्टोपिक फोकाई होंगे। कुछ भी हो सकते हैं सर, नॉर्मली नहीं होते हैं, तभी होते हैं जब हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तब ये चीजें आती है। ठीक, अब उसकी वजह से क्या होगा, एक मैसेज यहां से चल के यहां जाके कोशिश कर रहा था, तब तक दूसरा आ गया, तब तक तीसरा आ गया, तब तक चौथा आ गया, तब इसकी वजह से क्या होगा सर, जो हार्ट का रिदम था कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वहां जो हमारा नॉर्मल अगर मैं बात करूंगा 0.8 सेकंड का था, अब पता चलेगा कि उसको यार एक मैसेज जा ही रहा था, दूसरा आ गया, दूसरा जा रहा था, तीसरा आ गया, तो जो कॉन्ट्रैक्शन था, रिलैक्सेशन था, वो ना तो फुल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना फुल रिलैक्सेशन होगा, यानी हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो गया है, यानी डिसअरिथमिया हो गया है, या मैं कहूं अरिथमिया हो गया है। सो अरिथमिया और कुछ नहीं है, दिस इज सिंपली वी कैन से इट अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कोऑर्डिनेट द हार्ट बीट आर नॉट वर्किंग करेक्टली। जब वो प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रहा है, प्रॉपरली करेक्ट वे में नहीं चल रहा है, तो इरेगुलर हार्ट बीट फेल होंगे, या हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, जैसे हम रेस कर रहे हैं वैसी सिचुएशन आ जाएगा। सो रेसिंग हार्ट विल बी देयर। अब इससे जुड़े हुए 2 वर्ड आते हैं, एक फिब्रिलेशन और एक फ्लटर, फिब्रिलेशन एंड फ्लटर, अभी उस पे आऊं उससे पहले। तो नॉर्मली देखो क्या होता है, अरिथमिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है, हार्मलेस होता है, इट्स एन ओनली इंडिकेशन यार हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो चलो एक काम करो ईसीजी करवा लिया जाए, उसको देख लेते हैं कि यार कहां पे कौन सी बीट हमारी डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रोटेक्शन ले लिया जाए। हाउएवर, लेकिन अगर वो लगातार लंबे समय तक परसिस्ट कर गया तो वो हमारे हार्ट को डैमेज करता है। सो नॉर्मली हमने क्या बोला, ये हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है या नॉर्मल हमारा ईसीजी है, लेकिन अगर इससे और इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ तो एक चल रहा था, पूरा हो रहा था, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, ये चल रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो नहीं सर ऐसा नहीं चल रहा है, एक अभी पूरा नहीं हुआ था तब तक दूसरा आने लग जाएगा। सर इसके रीजन एक्टोपिक फोकाई के जनरेट होने के एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं, इसका कोई ऐसा खास वो नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आपको यही पढ़ना है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पैटर्न ऑफ द कार्डियक रिदम दैट इज कॉल्ड एज द अरिथमिया। अगर हमारा जो नॉर्मल रिदम है अगर उसमें कोई भी डेविएशन आया तो अरिथमिया बोलेंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा सर, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से ही पता चलेगा, जब उसका हम ईसीजी निकालेंगे। आप अगर हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर जाते हो डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, इनका ईसीजी करिए। क्यों? ईसीजी से ही पता चलेगा कि एक्चुअली हार्ट में प्रॉब्लम कहां आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आपको ईसीजी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, पी वेव क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों है, टी वेव क्यों है, जो ऑलरेडी हमने बोला है, दे दे वाली कहानी के आगे हमने इसको चला है। नहीं, अब आप कहोगे सर इसको हम टैकीकार्डिया बोल दें, ऐसा जरूरी नहीं कि अरिथमिया मतलब सिर्फ टैकीकार्डिया, क्योंकि मैंने पहले क्या बोला है, एनी डेविएशन। आपने बोला सर बढ़ा तब तो टैकी चलता है, लेकिन अगर वही घटा तो तब क्या टैकी वर्ड यूज करूंगा क्या? नहीं, तब वहां पे ब्रेडी अरिथमिया की बात किया जाता है तो अरिथमिया ही ना, मतलब इरेगुलर हुआ, डिस्टर्ब हुआ, बस इतनी छोटी सी कहानी है। अब इसी के बेसिस पे हमारा जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है या नॉर्मल हमारे हार्ट का जो रिदम है, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से हमारा बंडल ऑफिस से पुर्किंजे फाइबर, ये हमारा चलता है। अच्छा, एसए नोड और एवी नोड होते कहां पे हैं? ऑब्वियसली हमारे राइट एट्रियम में होते हैं। तो एसए नोड जो राइट एट्रियम में है वहां से मैसेज जाएगा, एसए नोड एवी नोड जो हमारा ये भी राइट एट्रियम में है, वहां पे जाने के बाद उससे आगे जाएगा। एट्रिया की बात है। फर्दर बंडल ऑफिस हमारा वेंट्रिकल में है, वेंट्रिकल जो हमारा बंडल ऑफिस वेंट्रिकल में है, और पुर्किंजे फाइबर भी हमारे यहीं पे है, कहां पे, वेंट्रिकल में ही है। तो ओवरऑल अगर आप समझोगे तो क्या दिखा। और हाँ, जब आपको ईसीजी और एक्शन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, तो एक नजर जरा डालो क्या मिलता है। कल भी हमने बात किया था कि जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट, क्योंकि कार्डियक सेल्स की बात चल रही है, कार्डियक सेल्स की बात चल रही है, -90 मिलीवोल्ट होता है। अब इंपल्स आया तो डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन के बाद स्लाइटली रिपोलराइजेशन, देन प्लेटिव फेज, देन रिपोलराइजेशन, देन हमारा, तो ये है हमारा फेज 0 डिपोलराइजेशन, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। सेम आगे की कहानी होगी। तो नॉर्मली हमारा ऐसे टाइप से हमारे इंपल्स चलते रहेंगे, हमारा ये एक्शन पोटेंशियल हमारा चलता रहेगा। एक एक्शन पोटेंशियल से दूसरे एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने का जो ड्यूरेशन है, इसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। मतलब एक एक्शन पोटेंशियल आने से लेके, स्टिमुलाई आने से लेके, ये पूरा डिपोलराइजेशन, देन रिपोलराइजेशन, देन प्लेटिव फेज, देन रिपोलराइजेशन, देन हमारा यहाँ पे फेज 0, ये सब मिला के फेज 4, ये सब मिला के कहलाता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कहलाता है।
अब इनमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन पहले ये हुआ क्यों, जरा कल जो आपको समझाया था उसी को एक बार पढ़ लोगे क्या? पिछली क्लास में हमने कहीं इसके बारे में पढ़ा था क्या? द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द कार्डियक सेल -90 मिलीवोल्ट। अब जैसे ही कोई स्टिमुलाई आएगा तो हमारा सोडियम आयन अंदर जाने लग जाएगा। सो क्या होगा? डीपोलराइजेशन बिगिंस विद द एंट्री ऑफ द सोडियम थ्रू द सोडियम चैनल, जिसको हम इससे डिनोमिनेट करते हैं फेज 0 से बोला जाता है। अब फेज 0 जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा फेज 1 आएगा। फेज 1 में क्या होता है? ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, जहां पे थोड़ा सा पोटेशियम बाहर जाता है। अर्ली आउटवर्ड रेक्टिफायर, मतलब हमारा पोटेशियम थोड़ा सा बाहर जाएगा, मतलब जैसे सोडियम अंदर आ रहा था, अब जैसे अचानक से सोडियम बंद हुआ, चुपके से थोड़ा सा पोटेशियम मैं चुपके से निकल जाता हूं। जैसे होता है ना, क्लास में एक बच्चा एंट्री कर रहा है, सर ने उसको डांटा, जब तक उसको डांट रहे थे तब तक दूसरा वाला साइड से निकल गया, तो पोटेशियम वैसे ही थोड़ा सा चला जाता है आउटवर्ड साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लाइट रिपोलराइजेशन, जो फेज 1 बनाता है। तो ये हमारा फेज 1 हो गया। अब सोडियम अंदर आया है, डीपोलराइजेशन हुआ। इस डीपोलराइजेशन से क्या होगा? हमारा फर्दर कैल्शियम आयन का रिलीज होगा। याद करो, जब मैं आपको सीएचएफ डिसॉक्सिन की कहानी बता रहा था तो यही समझाया था कि जब डीपोलराइजेशन होगा उसके बाद मेरा क्या होगा सर? कैल्शियम आयन अंदर आएगा, और कैल्शियम आयन अंदर आएगा तो क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। रिलेटिव फेज की बात चल रही है तो ये हमारा फेज सेकंड देगा, 0 1 2 यहां तक चले। देन जैसे ही हमारा कैल्शियम चैनल बंद होगा, कैल्शियम चैनल क्लोज होगा, पोटेशियम वापस से पूरा चला जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से वापस अपनी जगह पे लाना है। तो यहां पे देखो, ये है अर्ली आउटवर्ड पोटेशियम आयन इफ्लक्स, और ये है डिले आउटवर्ड पोटेशियम आयन। ये पहले जा रहा है, ये बाद में जा रहा है, फिर ये बात किया जाएगा, मतलब पोटेशियम बाहर जा रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है, तो ये वाला हमारा बनाएगा फेज 3 बनाएगा रिपोलराइजेशन, पोटेशियम आयन बाहर गया। अब फेज 3 हो गया। फेज 3 के बाद वापस से अपनी जगह पे आना है, रिपोलराइजेशन के बाद वापस से अपनी जगह पे मेंटेन होना है, वो कहलाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑब्टेन होता है फेज 4 में। तो यही फेज 4 0 से लेके 4 तक यही हमारा कंटीन्यूअस रिपीटेटिव मोड में चलता रहता है। एक मैसेज आने से लेके दूसरे मैसेज, मतलब एक सेल, मान लो ये सेल है, इस सेल में मैसेज आया तो डिपोलराइजेशन होगा, अर्ली रिपोलराइजेशन होगा, देन प्लेटिव फेज होगा, देन डिले रिपोलराइजेशन होगा, देन हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑब्टेन होगा। अब इस सेल से दूसरे सेल में मैसेज आएगा, सेम वही रिपीट किया जाएगा। तो यही हमारा पर्टिकुलर चलता रहता है कि एक मैसेज जनरेट होने से दूसरे मैसेज को कंडक्ट होने में ये पूरी कहानी चलेगी, जिसको हमने किस में देखा है सर? ईसीजी के फॉर्म में देखते हैं। अब अभी आपने क्या बोला था, जरा इधर नजर डालो। ये है मेरा एसए नोड, यहां से इंपल्स जनरेट हो रहा है, एवी नोड के पास जा रहा है, एवी नोड से बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से हमारे प्रोकिन्जे फाइबर्स में जा रहा है। नॉर्मली तो यही है, लेकिन अब हमने क्या बोला? इरेगुलरिटीज आ गई, कोई डेविएशन आया। क्यों आया? क्योंकि सर यहां पे हमारा एसए नोड से अपना इंपल्स जा रहा था, तब तक आप देखोगे और भी इंपल्स यहां जनरेट होने लगे हैं ड्यू टू द एक्टोपिक फोकाई की बात किया जाएगा, जिनको इरेटिक इंपल्स या फाल्स इंपल्स बोला जाएगा। ये फाल्स इंपल्स भी तो एवी नोड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब एवी नोड बेचारा कंफ्यूज हो गया, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं, और इसी वजह से हमारा जो है रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इंक्रीज होने लग जाएगा, या जो भी होगा डिक्रीज होगा, जो भी आएगा वो बात की बात है। लेकिन हाँ, मेरा जो हार्ट का प्रॉपर रिदम है वो जरूर यहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तक इतनी कहानी आप तक चली, क्योंकि अभी कुछ नया नहीं बताया हूं, बस एक ही चीज बताया हूं, एक्टोपिक फोकाई, कि नॉर्मल जो चलता है उससे डेविएशन हुआ और हमारा अरिथमिया हो गया। चलेगा? अब ये हुआ तो क्या, इससे क्या होगा? अब जरा एक नजर डालो। हाँ बेटा, फिर से देख लो एक बार, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वही चीजें आ रहा हूं। ये तो बोला हूं ना, इधर इधर फिर से दिखा दे रहा हूं, इधर इधर। सर फिर कह रहा हूं, फार्माकोलॉजी पढ़ाना है, लेकिन मैं फुल्ली तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो अगर सुन लोगे, समझ लोगे, तो डेफिनेटली है कि आपको आगे फायदा मिलेगा जरूर। ये हमारा पी वेव, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव, यही बनता है। क्यों बनता है? आओ नजर इधर डालो। पहला फेज 4 था, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑब्टेन्ड था, यही तो था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा ऑब्टेन्ड है, सेल एकदम रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक। फिर इंपल्स आया, इंपल्स आएगा तो सोडियम आयन अंदर जाएगा, और जब सोडियम आयन अंदर जाता है तो क्या होता है? डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन फेज अकर्स ड्यू टू द फास्ट इनफ्लो ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन अंदर आया। देन फेज 1 स्लाइट या अर्ली पोटेशियम आयन इफ्लक्स। अर्ली पोटेशियम आयन इफ्लक्स से हमारा हुआ रैपिड रिपोलराइजेशन की बात किया जाएगा, रैपिड रिपोलराइजेशन ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ सोडियम आयन, और जैसे ही सोडियम आयन स्टॉप हुआ, पोटेशियम आयन तुरंत बाहर जाने लग जाएगा। दिस इज द अर्ली रिपोलराइजेशन, जिसको हमने बोला अर्ली आउटवर्ड रेक्टिफायर। अब आप बोलोगे सर आउटवर्ड क्या है, रेक्टिफाइड क्या है? अरे बाहर जा रहा है, पोटेशियम आयन जा रहा है, तो आउटवर्ड रेक्टिफायर होगी। ओके, देन फेज 2। फेज 2 में हमने क्या देखा? कैल्शियम, कैल्शियम आएगा। सर कैल्शियम हमारा सेल के अंदर इंटर करेगा, और कैल्शियम सेल के अंदर आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, होगा, ठीक। आगे देखें, फेज 3 फिर से पोटेशियम को बाहर भेजोगे, जैसे ही कैल्शियम क्लोज होगा, पोटेशियम आयन बाहर जाने लग जाएगा, पूरा रिपोलराइजेशन होगा, वापस से अपनी जगह पे आना है, और अपनी जगह पे आने के बाद एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन फिर से ऑब्टेन्ड होगा। सो यस, रिटर्न टू द रेस्टिंग वैल्यू। ये फेज 4 है। अब आप कहोगे सर वो फेज 4 ये फेज 4 अलग अलग है क्या? नहीं भाई, फेज 4 के बाद ही तो हमारा फेज 0 शुरू होता है, तो एक के बाद एक सीक्वेंस लगा रहेगा, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो 4 के पहले 0 और 3 के बाद 4, यही तो हमारा चल रहा है, सीक्वेंस तो वही है ना। अब ये वेव आई, लेकिन क्यों आई? इन्हीं में से आएगा। जरा देखो, ये जो फेज 0 और 1 है, ये दोनों मिलके हमारा ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अच्छा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है? जरा इधर देखो, ये पी वेव जो आता है ड्यू टू द एट्रियल डीपोलराइजेशन आता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड टी वेव ड्यू टू द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की वजह से आता है। इसीलिए यहां पे वर्ड हम याद रखने के लिए बोलते हैं क्या? हाँ जी, दे दे रे, हाँ जी। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब हमने बोला ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूरा बना है ना, ये क्यों बना है? फेज 0 और फेज 1 दोनों की कंबाइंड एक्टिविटी से हमारा बना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। जबकि जो प्लेटिव फेज था, प्लेटिव फेज बोले तो ये वाला
फेज 2 वाला जिसमें कैल्शियम की एंट्री हो रही थी खाली, तो ये जो कैल्शियम आयन की एंट्री हो रही थी उसकी वजह से हमारा एस टी सेगमेंट, एस से लेके टी के बीच की डिफरेंस बनेगी। तो ये एस टी सेगमेंट जो है ये प्लेटिव फेज की वजह से है। और जो लास्टली टी वेव आया है वो टी वेव क्यों आया है? ड्यू टू द फेज 3 यानी रिपोलराइजेशन की वजह से आया है। अब आप बोलोगे सर क्यूआरएस बता दिए, टी बता दिए, पी तो बताए नहीं हो। कोई बात नहीं, ये जो पी वेव आता है बेटा वो हमारा फेज 4 की वजह से आता है। ये जो फेज 4 है ना ये पी वेव जनरेट करता है कि हाँ मालिक हम अपने वापस स्टेज में आ चुके हैं, वहां पे आता है। तो सर पी क्यू आर एस टी इन्हीं की पूरी कहानी एरिथमिया की जुबानी चलती है। अभी कुछ आया? ये पूरा रिपीट हो चुका है, उन्हीं सबसे मिला जुला। अब इससे क्या हुआ सर? ये तो ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी था, लेकिन अब हमने बोला फिर से एक बार देखो, पढ़ लो इधर। फेज 0 डिपोलराइजेशन, जहां सोडियम आयन अंदर आया। फेज 1 हमने बोला रिपोलराइजेशन, रैपिड रिपोलराइजेशन। क्यों सर? सोडियम चैनल बंद और पोटेशियम चैनल ओपन, रैपिड रिपोलराइजेशन। देन फेज 2 प्लेटिव फेज, यहां क्या हुआ है? कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ है, प्लेटिव फेज। इसके बाद फेज 3 रैपिड रिपोलराइजेशन, सोडियम बंद, कैल्शियम बंद, सोडियम बंद, कैल्शियम बंद, केवल कौन सा ओपन? पोटेशियम बाहर जाना, रिपोलराइजेशन फेज 3। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेंड होना, यही हमारा क्या है? फेज 4, यानी वापस से अब नए इंपल्स के साथ चलने के लिए तैयार। ये हमारा अगला इंपल्स आएगा और आगे चला जाएगा। मत पढ़ो बेटा मनीष, मैं तुम्हें सीधे ड्रग से लेके आऊंगा, मत पढ़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 ना, अगर तुम्हें ये लगता है कि सर मुझे ये नहीं पढ़ना है, प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि फार्माकोलॉजी यहां से नहीं शुरू होती है। मैं फिर कह दूं ये सब तो मैं अपने काम के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें एक्चुअली फार्माकोलॉजी कहां से शुरू होती है? जो तुम्हारी फार्माकोलॉजी है यहां से, यहां से, क्योंकि ये सब तो पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है। अब वो तो तुमने कभी पढ़ा नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो मैं यहां से लेके चलूंगा, जिसको अभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के क्लासिफिकेशन पढ़ने की इच्छा जाहिर हो रही है, तो मैं वहां लेके चलूंगा। नहीं खुशी बेटा, बात गुस्से की नहीं है, मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हो रहा हूं, लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है मैं तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार तुम्हें पढ़ना है मैं उतनी बार पढ़ाऊंगा। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मैं सिर्फ भागना है मुझे। मैंने कभी ना, मैं तब चिंतित था जब तुम लोग परेशान थे कि सर सिलेबस कब होगा, और ना मैं आज चिंतित हूं कि सिलेबस कब होगा, रिवीजन कब होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा हूं। ठीक, लेकिन मेरा टारगेट यह है कि जितना मैं पढ़ाऊं, मुझे गुस्सा खाली इस बात पे आता है कि बेटा मैं अगर आपसे बोला कि पढ़ लो, पढ़ के जाके रिवीजन करके तब कल आना, नहीं सर, ना तो आप रिवीजन करेंगे ना आप पीछे का एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक छोटा सा ड्रग नहीं बताया हूं, सर आपने वो ड्रग नहीं बताया है, अरे नहीं बताया हूं तो नहीं काम का होगा तो नहीं बताया हूं, अरे उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नहीं बताया हूं, और अगर कहीं क्वेश्चन आने वाला भी होगा तो कहीं ना कहीं उसको जरूर बताऊंगा। तो इसलिए सब्र किया करो। खैर, चलो, क्या रहा था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमिया। ईएसआर क्या है बेटा? कहां आया ईएसआर? ये मुझे बताओ, कहीं आया है क्या कॉलेज में अभी तक मेरा ईएसआर? अच्छा, डॉक्टर पूछ रहा था। ईएसआर में बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आ जाएगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी आ जाएगा, ठीक है, और कहीं कुछ आ जाएगा। ठीक, अब मैं कैसे बताऊं बेटा तुम्हें क्या पूछा गया है ईएसआर का मतलब? इससे पहली वाली स्लाइड ये लो बेटा, चलूं आगे? ठीक, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमिया। अब आप लोग पीछे क्लास में जब डिजॉक्सिन पढ़ा रहा था तो क्या परेशान थे? सर एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, एट्रियल फ्लटर क्या है, सर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है, वेंट्रिकुलर फ्लटर क्या है, अरे सर वो सब छोड़ो, ये पीएसवीटी क्या है, ऐसे टाइप से नाम आए थे ना। जरा उन नाम को समझा जाए अब। हाँ, अब समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? अलग अलग नाम आते हैं। ब्रेडी एरिथमिया, अभी आपने हमेशा सर बढ़ता है, हमेशा आपने बोला सर बढ़ता ही है क्या, हम टैकी बोल दें क्या? क्यों भाई टैकी बोल देंगे, घटता भी तो है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें होती हैं। पहला आता है ब्रेडी एरिथमिया। ब्रेडी का मतलब घटना, यानी जो रिदम है वो स्लो हो गई है, यानी जो हमारा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन 0.8 सेकंड का था ना कार्डियक साइकिल, वो घट गई है। अब वो 10 सेकंड 0.8 मतलब 0.8 की जगह पॉइंट मींस 1.0 या 1.2 में जा रहा है, वहां की बात करेंगे। तो ब्रेडी एरिथमिया मे बी ड्यू टू द स्लोइंग और ब्लॉकेड ऑफ द इंपल्स कंडक्शन, जहां इंपल्स कंडक्शन हमारा घट गया है। अब इससे क्या होगा वो भी समझेंगे। या बढ़ गया है, इंपल्स कंडक्शन बढ़ गया है, टैकीकार्डिया आ गया। ओके, ये तो दोनों ठीक है सर, सिंपल है। फिर एट्रियल फ्लटर का क्या मतलब है? अच्छा, एट्रियम का क्या मतलब होता है? हार्ट का अपर चैम्बर। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं ना, ये तो पता है ना। ठीक, तो एट्रियल तो क्लियर है। फ्लटर और फिब्रिलेशन का मतलब क्या है? अब नॉर्मल हार्ट बीट हमारी कितनी होती है? 72 बीट्स पर मिनट होता है। मतलब एक पूरा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर हार्ट का रिलैक्सेशन होता है, अलग अलग चैम्बर वाइज, ये तो पता है आपको। जैसे हमने सीएचएफ में मेनली फोकस किया था वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर पार्ट को, कि लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन को हमने सिस्टोल बोला, रिलैक्सेशन को हमने क्या बोला था? डायस्टोल बोला था, ये हमने पीछे देखा था। लेकिन अब यहाँ पूरे हार्ट की बात नहीं है, अब यहाँ ये देखना है कि वो जो एक्चुअली प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है एक्चुअली कहां हुई है। तो पहला आया एट्रियल फ्लटर। जब हमारा नॉर्मल हार्ट बीट है 72 बीट पर मिनट, अगर वही 72 लगभग 150 टू 180 चला जाए, तो पहले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कुछ चेंज हुआ? एक है ये और एक है, कुछ चेंज हुआ?
भाई पहले 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा था, और अभी क्या है 150 होना है, समझिए, तो 150 में और बढ़ जाएगा। सो एट्रियल फ्लटर इट इज अ टाइप ऑफ हार्ट रिदम डिसऑर्डर इन विच हार्ट्स अपर चैम्बर एट्रियल बीट टू क्विकली। सर यहाँ पे 150 180 के आसपास चला जाएगा, जहां और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये है हमारा एट्रियल फ्लटर। तो सर फिब्रिलेशन क्या है, अब उसको देखो। एट्रियल तो समझ में आ रहा है सर, एट्रियल अपर चैम्बर की बात हो रही है। इट इज एन इरेगुलर एंड ऑफ्टन रैपिड हार्ट रेट दैट अकर्स व्हेन टू अपर चैम्बर ऑफ योर हार्ट एक्सपीरियंस काउटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आप कहोगे सर काउटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है? अभी एक्टोपिक फोकाई बोला था। एक्टोपिक फोकाई यानी फाल्स ऐसे लोकेशन जहां से हमारे इंपल्स आ रहे हैं, तो एक काउटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने लग जाएंगे, और हमारा जो हार्ट रिदम है या हार्ट बीट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये 180 से बढ़ के 250 या 300 पे चला जाए, वो क्या हो गया? फिब्रिलेशन। सर तो क्या ये हार्ट बीट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने फिर बोला है सर, मैं पूरे हार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, केवल कहां की बात चल रही है? यानी जो हमारा अपर चैम्बर है, एट्रियल चैम्बर है, वो अगर सपोज 1 मिनट में 250 300 कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लग जाए, अब ये क्या हो गया सर? ये फ्लटर हो गया। मतलब ये जस्ट कभी जैसी सिवरिंग जैसा केवल सिचुएशन होगा, वो है फिब्रिलेशन। हमारा फिब्रिलेशन की बात आई है। क्या नहीं समझे बेटा अनुज? एट्रियल नहीं पता? पता है? नहीं पता? अच्छा ये बताओ मुझे, एसए नोड कहां है बेटा, और एवी नोड कहां है? राइट एट्रियम में। एक्टोपिक फोकाई कहां जनरेट हो रही थी? राइट एट्रियम में। यानी जब हमारे एक से ज्यादा सिग्नल जनरेट होने लग जाएं, तो हो गया क्या? एक्टोपिक फोकाई या काउटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उनकी वजह से जब हमारा रिदम या हार्ट बीट बढ़ जाए, वो कहलाएगा क्या? एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाएगा। अच्छा सर केवल अपर में ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वेंट्रिकुलर भी तो होता है। अगर वेंट्रिकल टैकीकार्डिया का मतलब फास्ट है, अगर वेंट्रिकल पोर्शन हमारा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाए, उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की स्पीड बढ़ जाए, सर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट टैकीकार्डिया कहलाएगा। वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल की बात हो रही है। अच्छा एक बार आता है सर पीएसवीटी क्या है? पीएसवीटी मतलब पैरोक्सिस्मल, और पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है एपिसोडिक। एपिसोडिक और सुप्रा वेंट्रिकुलर। एक मिनट, वेंट्रिकल के ऊपर क्या है? नाम देखो, समझने की काम कोशिश करो। वेंट्रिकल के ऊपर क्या है? एट्रिया। यहां तो हमने डायरेक्टली एट्रियल बोल दिया था, यहां इन्होंने एट्रिया नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला? सुप्रा वेंट्रिकुलर। अरे भैया सुप्रा वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल के ऊपर है एट्रिया, और एट्रिया में हमारा रिदम डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन एपिसोडिक डिस्टर्ब हो रहा है, तो वही कहानी तो है। वाह, मैंने पूछा वेंट्रिकल के ऊपर क्या है सर? सुपीरियर वेना कावा है। गुड। इट इज अ एपिसोड ऑफ रैपिड हार्ट रेट दैट स्टार्ट इन अपर इन द पार्ट ऑफ द हार्ट एबव द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के ऊपर, तो वेंट्रिकल के ऊपर जो मेरा चैम्बर है, जब उसका रिदम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन लगातार नहीं डिस्टर्ब हुआ, एपिसोडिक डिस्टर्ब हुआ, मतलब अभी डिस्टर्ब हुआ, हो सकता है 6 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर से डिस्टर्ब हुआ, वो है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हाँ है एट्रियम में ही, लेकिन एपिसोडिक है। याद है हम लोगों ने बात किया था, पीएसवीटी, डिसॉक्सिन, कुछ ऐसे नाम आए थे, आएंगे अभी और भी आएंगे। फिर अच्छा, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन तो आया, तो सर वेंट्रिकुलर फ्लटर और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सेम वही कहानी है कि हार्ट रेट, जो हमारा हार्ट का रिदम है वो डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन किस पोर्शन में? वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल पोर्शन हमारा क्विकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लग जाएगा, जब वेंट्रिकल पोर्शन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अनऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड तो क्या था? एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ प्रोटीन फाइबर ऑर्गेनाइज्ड था, लेकिन जब एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, अरे क्विकर, यहां पे कहीं कुछ एक वर्ड गलत लिखा है, हाँ, ये फीवर नहीं था, क्विकर, फास्ट। जब हार्ट हमारा क्विक रेट से, फास्ट रेट से पंपिंग करने लग जाए, क्विकर की बात है, तब हमारा कहां पे? वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसी तरह जब और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो वेंट्रिकुलर फ्लटर। फिब्रिलेशन और फ्लटर में कोई अंतर नहीं है। हेलो नालायकों सुनो, फ्लटर और फिब्रिलेशन में अंतर नहीं है। फ्लटर मैंने बोला जब 150 टू 180 जाएगा तो फ्लटर है, और 250 टू 320 चला जाएगा तो फिब्रिलेशन है। अब अंतर इतना ही है, फ्लटर और फिब्रिलेशन में अंतर नहीं है। अंतर किसमें है? एट्रिया, वेंट्रिकल, सुप्रा वेंट्रिकल, इनका अंतर है। ओके, एक चीज और याद करिएगा, जब हम लोगों ने हाइपरटेंशन में पढ़ रहे थे, डायबिटीज, डायबिटिक पढ़ रहे थे, नहीं हाइपरटेंशन पढ़ रहे थे, वहां बोला गया था कि अगर आपने बीटा ब्लॉकर के साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दोगे, तो क्या हो जाता है? एवी कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है। याद आ रही बात? अगला वही तो है, एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक इट इज अ टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक दैट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवलिंग फ्रॉम द एट्रिया, भाई एसे नोड में, एसे नोड एट्रिया में ही तो है, एवी नोड एट्रिया में ही तो है, और द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट टू वेंट्रिकल और द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट इज इंपेयर्ड। जब अपर चैम्बर से जो मैसेज आ रहा था लोअर चैम्बर के लिए, वो मैसेज इंपेयर्ड हो जाए, क्यों? क्योंकि अपर चैम्बर से मैसेज लोअर चैम्बर में भेजने की जिम्मेदारी किसके पास थी? ऑब्वियसली एवी नोड के पास थी। अब अगर एवी नोड ब्लॉक हो गया, तो क्या अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में मैसेज जा पाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं जा पाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक, एवी नोड ब्लॉक बोल दो, एवी ब्लॉक बोल दो, कहानी तो वही है। ओके, थर्ड वन, मतलब नेक्स्ट वन, टॉर्सेड डी पॉइंट। ये क्या है? खूब पढ़े हो, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। एंटी हिस्टामिनिक में पढ़े हो, सिसाप्राइड के साथ पढ़े हो, आज भी पढ़ोगे, आगे आगे भी आएंगे। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, अभी क्या देखा था? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। ये क्यू और टी के बीच का डिस्टेंस कहलाता है क्यूटी डिस्टेंस। बहुत सारी ड्रग होती हैं जो इन क्यू और टी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा देती है, और उसको बढ़ा देंगी तो उसको क्या बोला जाएगा? क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। और क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन को ही दूसरा वर्ड बोला जाता है टॉर्सेड डी पॉइंट। इट कम्स अंडर द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वेयर एक्चुअली द क्यूटी इंटरवल, क्यू और टी के बीच का जो इंटरवल है, अगर वो बढ़ जाएगा,
क्यों बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, आगे हम बहुत सारी ड्रग की बात करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे एक नजर डालना, कहानी क्या है सर, नॉर्मल रिदम ये था, वेंट्रिकुलर जब हमारा टैकीकार्डिया होगा तो बढ़ेगा शॉक के पेशेंट में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अब देखो अंतर ये देखना, फिब्रिलेशन ये है और फ्लटर ये है। एक मिनट, मैंने भी क्या बोला था, नॉर्मल, नॉर्मल के बाद आता है फ्लटर, जब हमने बोला लगभग 150 टू 180 होने लग जाए फ्लटर, नॉर्मल में हमने बोला 72, और उससे भी ज्यादा हो जाए 250 टू 320, तो ये क्या हो गया, फिब्रिलेशन। बस अंतर क्या है, कितना स्पीड से धड़का है, कितना स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। अब आप बोलोगे सर हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब जो होता है वो यही होता है क्या, उसमें कितना होता है, तुम 70 है तो 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। ये तब होगा जब हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो, तब होता है। अभी कुछ बातें मेरी पहुंची आप तक। सो मेन पॉइंट अभी आपको क्या दिखा कि सर हमारा रिदम डिस्टर्ब हुआ है। अगर रिदम डिस्टर्ब हुआ है, हमने बोला हमारा जो ईसीजी है वो इरेगुलर हुआ है। अब ईसीजी में क्या क्या आए हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यही तो आए ना, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, यही तो मेन 3 आयन आए हैं। और साथ में क्या आया है, बीटा रिसेप्टर। क्यों, अरे हार्ट में तो बीटा 1 होता है ना सर। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बस इसी के बेसिस पे दिया गया है। वॉगेन विलियमसन ने इसका क्लासिफिकेशन दिया 4 क्लासेस में। कौन कौन सा, पहला सोडियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा बीटा ब्लॉकर, तीसरा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और चौथा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दिमाग नहीं खपाने का, यहीं पे आंसर मिल जाएगा, 1 2 3 4। हाँ जी। सो कार्डियक अरिथमिया क्यों होगा भाई, या तो इंपल्स जनरेशन जहां बीटा 1 रिसेप्टर रिस्पांसिबल है, या सर उसमें हमारा जो हार्ट है उसमें स्वेलिंग हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गया है, सीएचएफ हो गया है, एंजाइना है, मायोकार्डियल है, बीटा ब्लॉकर। अब एक नजर डालो इधर 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 इधर, अभी तक आप बड़ी देर से परेशान थे, यही पूछ रहे थे कि सर ये अरिथमिया क्यों हुआ, है ना, रीजन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। सर सबका रीजन क्या है कि अगर कोई ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, जैसे हमने बोला मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी, हार्ट की स्वेलिंग है, सीएचएफ है, एंजाइना है, मायोकार्डियल इंफेक्शन है, तो इन्हीं की वजह से तो मेरा ये प्रॉब्लम आया है, तो उसी के लिए हम ड्रग अगली क्लास में देंगे। चलो 2-3 क्वेश्चन फटाफट कर दो जरा। विच फेज इज कॉल्ड एज द प्लेटिव फेज, क्या कहना सर, सेकंड फेज कहलाता है, कह दो ना फेज 2, ठीक है। विच फेज ऑफ कार्डियक रिदम डिनोट रैपिड रिपोलराइजेशन, सर रिपोलराइजेशन की बात है 1 और 3 में जाएंगे, रिपोलराइजेशन की बात है 1 और 3 में जाएंगे ना, ओके। मूवमेंट ऑफ आयंस दैट कॉज द प्लेटिव फेज, ऑब्वियसली सर कैल्शियम आयन ही तो करता है, कैल्शियम आयन अंदर जाता है वही तो प्लेटिव फेज कराता है। इन इस इजी पैटर्न एसटी सेगमेंट डिनोट विच फेज, अभी बोला था एसटी, ये क्यूटी नहीं है, एसटी। और एसटी सेगमेंट क्यों आया था, फेज 2 की वजह से, प्लेटिव फेज की वजह से ही एसटी सेगमेंट बना था, अभी यही बात किया है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाइज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट इन द हार्ट, तो सर एट्रिया के एसे नोड से हमारा जनरेट होता है इंपल्स, ठीक है। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको अरिथमिया की पैथोफिजियोलॉजी ही बताई, टाइप ऑफ अरिथमिया, रीजन, कॉन्सेप्ट यही दिया है। अगर पढ़ लोगे तो इसी से रिलेटेड आगे की कहानी हमारी शुरुआत हो जाएगी। हाँ, अब अगली क्लास में आप जा सकते हो, अब जिसके डाउट हो मैं उनके डाउट को ले लूं थोड़ा सा। हाँ बोलो भैया मनीष बाबू। सर मेरा डाउट है, कॉलेज के टाइम से है, अगर होल हो रहा है तो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होगा, अगर होल हो रहा है, अगर होल हो रहा है तो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, कहां की कहानी है, पूरी बात बताओ। सर हाइपरटेंशन से भी अरिथमिया होता है, हो सकता है बेटा, अगर लगातार परस्यू कर गया तो हो सकता है। अथर्व का क्या क्वेश्चन है, डज इन रेडी अरिथमिया देयर इज नो एक्टोपिक फोकाई इंपल्स जनरेशन, नहीं हो सकता है कि वो फोकाई जनरेट हो रही है लेकिन आपस में लड़के पहुंच ही नहीं पा रही एवी नोड तक। प्रणो बोला ना बेटा, 2 दिन और दे दे बस बच्चा। सर डज इन रेडी अरिथमिया देयर इज, सर आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली कैसे, क्या बोले, लक्ष्य वाला शेड्यूल बनवा रहा हूं बेटा, बिल्कुल उठेगा बेटा मोहित, ओके नो डाउट, बढ़िया। हाइपरटेंशन जी, पढ़ाई नहीं हो पा रही, सॉरी बेटा निखिल, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा बेटा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा।